अच्छा बेटा, हम लोग अपनी लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक था उसको आगे बढ़ाना है और उसके अंदर फर्दर चीज़ों को देखना है। बेटा बात सुनिएगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने फॉर्मूला से कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीईडी। हम लोगों ने हम लोगों ने अभी अपनी वैल्यूज को देखा था। और वैल्यूज के बाद हम लोगों ने फर्दर कहानी को आगे बढ़ाया था, जहाँ पे हमने इलास्टिक के बारे में बात की थी, जहाँ पर इलास्टिक के बारे में बात की थी, यूनिटरी इलास्टिक के बारे में बात की थी, परफेक्टली इलास्टिक के बारे में बात की थी, परफेक्टली इलास्टिक के बारे में बात की थी। ये सिंपल कहानी हमारे थ्रू आउट चलती हुई आई है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग पीईडी के बारे में बात की थी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिक को इलास्टिक और इन इलास्टिक को इन इलास्टिक बनाते हैं। उसके बाद बेटा रेवेन्यू से रिलेटेड बात की थी कि हाउ पीईडी कैन बी यूजफुल टू अ प्रोड्यूसर। आपको बताया गया था कि आपको रेवेन्यू का गेम यूज करना है। अच्छा, ये कर्व्स यूज मत कीजिएगा, आपके नोट्स में है, सिर्फ समझाने के लिए हैं, ओ लेवल में यूज नहीं करते हैं। ये यूज मत कीजिएगा कि इलास्टिक है तो प्राइस कम करोगे रेवेन्यू बढ़ेगा, इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाओगे रेवेन्यू बढ़ेगा, यूनिटरी इलास्टिक है तो भले प्राइस बढ़ाओ भले प्राइस कम करो रेवेन्यू सेम रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक है तो क्वांटिटी बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जितने से आप प्राइस बढ़ाएंगे इक्वल अमाउंट से आपका रेवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल कहानी आप लोगों ने। अच्छा, कैलकुलेशंस भी हम लोग देख चुके हैं। डिफरेंट कैलकुलेशंस थी और कैलकुलेशंस किस तरह हेल्प कर रही होती है, सारी चीजें आप देख चुके हो। बेटा आज जो हम लोगों ने बात करनी है वो है कि यार, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक डिमांड कर्व पे कैसे चल रही होती है। हाउ पीईडी इज डिफरेंट थ्रू आउट द डिमांड कर्व, ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बेटा कि हाउ पीईडी इज डिफरेंट थ्रू आउट द डिमांड कर्व। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। बेटा आप लोगों को मैंने अभी बात एक बताई कि यार, अगर इलास्टिक है तो आपको प्राइसेस कम कर देनी चाहिए अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप प्राइसेस को थोड़ा सा कम करेंगे क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसा कौन कहता है बेटा? ऐसा कहता है इलास्टिक। ठीक है, आप प्राइसेस को ज्यादा से बढ़ाएंगे, आपकी क्वांटिटी थोड़े से कम होगी और आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बेटा ये रूल कौन कहता है? इनइलास्टिक कहता है। आप भले प्राइसेस को बढ़ाओ, आप भले प्राइसेस को कम करो, आपका रेवेन्यू हमेशा सेम रहेगा। ऐसा कौन कहता है भाई? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसा कौन कहता है? परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, और जितने से प्राइस बढ़ाओगे इक्वल अमाउंट से रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसा कौन कहता है बेटा? ऐसा कहता है परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने पूरा रूल लिख दिया है। अब मुझे ये देखना है कि यार, थ्रू आउट डिमांड कर्व आपका पीईडी कैसा चल रहा है, मुझे उस पीईडी की तरफ पहुंचना है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं बेटा लिखूंगा प्राइस, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिखूंगा टी आर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टी आर लिंक विद रेवेन्यू। ठीक है, टी आर लिंक विद रेवेन्यू। अब यहाँ पे आओ, इधर आओ, देखना जरा यहाँ पे क्या मामला चल रहा है। बेटा यहाँ पे देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्राइस है 10। 10 रुपए के ऊपर आप एक यूनिट बेचते हो, एक यूनिट बेचा आपने, तो बेटा आपका रेवेन्यू कितना आ गया? 10 × 1 10 आ गया। आपने प्राइसेस कम की तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अब आपका बेटा रेवेन्यू कितना आ गया? 9 × 2 दैट इज 18। अच्छा भाई, आपने प्राइसेस और कम कर दी, आपकी क्वांटिटी और बढ़ गई, तो बेटा 8 × 3 कितना होता है? 24। फिर बेटा आपने प्राइस और कम की, आपकी क्वांटिटी और बढ़ गई, आपका रेवेन्यू कितना आ गया? 28। अब इस तरह करते करते आपकी प्राइसेस फॉल होती जा रही हैं, 4 3 2 1। और बेटा क्वांटिटी आपकी बढ़ती जा रही है, 5 6 7 8
9 और 10। ठीक है। रेवेन्यू कैसे आ रहा है आपका? 30, 30, 28, 24, 18 और, तो ये इस तरीके से आपके रेवेन्यू का एक पूरा मिक्स एंड मैच मामला आ चुका है। अब बेटा जरा यहां पर देखो गेम क्या हो रहा है। यार यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपकी जैसे जैसे प्राइसेस कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे आपका रेवेन्यू क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्राइसेस कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। बेटा प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी कि प्राइस और रेवेन्यू में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये वाला रूल आपको कौन कहता है बेटा? ये वाला रूल कहता है कि आपकी पीईडी फिलहाल क्या चल रही है? इलास्टिक। आगे फर्दर बात सुनो बेटा, आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं बट आपका रेवेन्यू सेम है। 30 था, अभी भी 30 है। तो बेटा भले आपकी प्राइसेस बढ़ जाएं या भले आपकी प्राइसेस कम हो जाएं, आपका रेवेन्यू सेम रहेगा। ये वाला रूल कौन कहता है? ये वाला रूल होता है हमारे पास बेटा कौन सा? यूनिटरी। कि भले प्राइस कम हो भले प्राइस बढ़ो या बढ़ जाए, ये वाला रूल कौन सा है? यूनिटरी का है। आगे सुनो, अपने पास देखो प्राइसेस कम होती जा रही है, साथ ही साथ हमारा रेवेन्यू भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। बेटा प्राइस बढ़ती है तो रेवेन्यू बढ़ता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो यहां पर जब प्राइस कम हो रही है तो रेवेन्यू भी कम हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारे पास किधर आता है? परफेक्टली, सॉरी, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप कहाँ पे आता है हमारे पास? इन इलास्टिक में। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? इन इलास्टिक में आ रहा है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एक डिमांड कर्व बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक डिमांड कर्व बनाऊं, यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई मेरे पास क्वांटिटी। तो बेटा मेरे पास डिमांड कर्व कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग नॉर्मल से डिमांड कर्व बन रहा है। अब बात सुनो, आपने जो यहाँ पर वैल्यूज निकाली है ना, आपने जो यहाँ निकाल दो इधर। बेटा टॉप वाला पोर्शन क्या है? इलास्टिक। टॉप वाला पोर्शन क्या है? इलास्टिक। तो मेरी जान ये जो टॉप वाला पोर्शन है, ये कौन सा बन जाएगा आपके पास? ये आपके पास बन जाएगा पीईडी ग्रेटर देन 1, दैट इज इलास्टिक। अच्छा भाई, ये बीच वाला पोर्शन टेबल के हिसाब से कौन सा है? ये बीच वाला पोर्शन टेबल के हिसाब से है यूनिटरी इलास्टिक। तो ये बेटा बीच वाला पोर्शन आपके पास क्या बन जाएगा? ये बीच वाला पोर्शन आपके पास बन जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि पीईडी इज इक्वल्स टू -1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक। और नीचे वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन क्या है? इन इलास्टिक। तो बेटा नीचे वाला पोर्शन आपके पास कौन सा बन जाएगा? नीचे वाला पोर्शन आपके पास बनेगा पीईडी लेस देन -1, दैट इज इन इलास्टिक। सही है। तो आपको बेटा बस एक ये रूल याद करना है, ये रूल याद करना है कि डिमांड के टॉप पे आपकी पीईडी इलास्टिक होती है, बीच में वो यूनिटरी होती है और नीचे वो इन इलास्टिक हो जाती है। बेटा कोई मसला? कोई सवाल? बेटा देखो रेलेवेंट सवाल पूछा करो, अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है, मैंने पीपीसी नहीं पढ़ा है, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। आपसे जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो, कोई मसले वाली बात तो नहीं है इसके अंदर। नहीं। चलो, अब बेटा एग्जामिनर एमसीक्यू में कैसे तंग करेगा आपको जरा समझना है, एमसीक्यू में वो किस तरह आपके साथ खिलवाड़ करेगा। बेटा बात सुनो, एग्जामिनर बोलेगा कि यार थ्रू आउट डिमांड कर आपकी पीरियड सेम चल रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल वो इलास्टिक है थ्रू आउट, शुरू से लेके आखिर तक वो इलास्टिक चल रही है। क्या आपकी पीरियड इलास्टिक चल रही है? नो। फिर वो बोलेगा ये ऊपर वाला पोर्शन इनइलास्टिक है, नीचे वाला पोर्शन इलास्टिक है और बीच वाला यूनिटरी है। क्या ये आंसर करेक्ट है? ये आंसर करेक्ट नहीं, क्योंकि बेटा ऊपर वाला पोर्शन इलास्टिक है और नीचे वाला इनइलास्टिक है। फिर वो बोलेगा, इस तरह भी बोल सकता है कि भाई थ्रू आउट यूनिटरी चल रहा है, ये भी गलत है। आपने सीक्वेंस को याद रखना है, टॉप पे इलास्टिक, फिर यूनिटरी और फिर इन इलास्टिक। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो एग्जामिनर आपको तंग कर सकता है बार बार, सही है।
तो ये केस बेटा आपको समझाना था कि हाउ पीईडी कैन बी डिफरेंट थ्रू आउट डिमांड। सही है जी, अब सुनिएगा। हम लोग यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर समझ चुके हैं। अब बेटा हमें समझनी है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्पफुल हो सकता है, कैसे वो पीईडी हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट को। तो बेटा जरा समझना। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, इलास्टिक गुड होता है और इन इलास्टिक गुड होता है। अब मेरी बात को जरा समझें। अगर मैं बात करता हूँ इलास्टिक गुड की, अब इसको ऐसे अज्यूम करके चलो कि यार देखो हमारे पास दो कार प्रोड्यूसर हैं। एक कार प्रोड्यूसर जो है वो गोरा है, जो बाहर से अपनी गाड़ी हमारे मुल्क बेचता है। और एक हमारा लोकल कार प्रोड्यूसर जो हम लोग हैं, जो हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं। बीइंग अ गवर्नमेंट, बीइंग अ गवर्नमेंट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं अपने डोमेस्टिक कार प्रोड्यूसर को ग्रो करवाऊं। भाई बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ गवर्नमेंट सॉरी, मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरा लोकल प्रोड्यूसर ग्रो करे। भाई बाहर वाला क्यों ग्रो करे? तो बेटा मैं हर वो रुकावट पैदा करूंगा जो बाहर वाले को रोकेगी मेरे मुल्क में आने से। अब एक डोमेस्टिक कार प्रोड्यूसर है, एक फॉरेन कार प्रोड्यूसर है, यानी कि गोरा। अब गाड़ी इटसेल्फ इज लग्जरी गुड, और जब गाड़ी लग्जरी गुड होती है तो वो इलास्टिक बन जाती है। अब बात सुनो। भाई मैं पता है क्या करूंगा? मैं गोरे पे लगा दूंगा टैरिफ, मैं गोरे पे लगा दूंगा टैक्सेस। पता है क्यों? क्योंकि अगर टैक्सेस लगाने से उसकी प्राइस थोड़े से बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग डोमेस्टिक पे आना शुरू कर देंगे, डोमेस्टिक की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब डोमेस्टिक की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो बेटा मैं गोरे की तरफ क्यों जाऊंगा? मैं तो लोकल वाले को ग्रो करवाऊंगा ना, पहली बात। दूसरी बात, मेरा डिमांड इलास्टिक है गाड़ी। अब जब गाड़ी की डिमांड इलास्टिक है तो लॉजिकल सी बात है मेरी जान कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट्स को कम कर देंगे। अगर गवर्नमेंट लोकल प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है, अगर गवर्नमेंट लोकल प्रोड्यूसर को सब्सिडी देगी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइसेस कम होंगी। प्राइसेस कम होंगी तो मैं लोकल गुड की तरफ जाऊंगा इंस्टेड कि मैं बाहर से गुड मंगवाऊं। तो बेटा बाहर वाले की जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। बाहर वाले की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी और मेरे लोकल प्रोड्यूसर की सेलिंग पावर जो है, या उसकी जो सप्लाई है और उसकी ओवरऑल रेवेन्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स बेटा यहाँ पे लिखे हुए अबाउट सनसेट एंड सनराइज इंडस्ट्री? बेटा सनसेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि अपने टाइम पे काफी उरूज पे थी, पर अब उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया। सनराइज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि अभी स्टार्ट हो रही है और पोटेंशियल है कि आगे जाके वो ग्रो करेगी, जैसे कि एप्पल 1980s में अपने टाइम पे होगी, जैसे कि एप्पल 1980s में अपने टाइम पे होगी। तो बेटा अब एक बात सुनो। प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों सनसेट और सनराइज इंडस्ट्री जो होती है ना, ये बहुत वल्नरेबल होती है, बहुत नाजुक होती है। इनको अगर हल्की सी चमाट पड़ी ना, ये बिखर जाएंगे। और बेटा मार्केट में कंपैरेटर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इनकी सप्लाई होती है इलास्टिक, सॉरी इनकी डिमांड होती है इलास्टिक। सही है, इनकी डिमांड होती है इलास्टिक। इनको हल्की सी अगर चमाट पड़ी ये बिखर जाएंगे। तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ऐसे सपोर्ट करती है कि जाहिर सी बात है वहां पे बेटा एम्प्लॉयमेंट भी है, नौकरी भी है, बेरोजगारी ना हो जाए अगर बंद हो गए तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट उनको डिफरेंट तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है कि उनका खर्चा जो है वो कम हो जाए और कंज्यूमर उनसे ज्यादा माल खरीदना शुरू करे। ठीक है। अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं इन इलास्टिक, इन इलास्टिक में क्या होता है? बेटा इन इलास्टिक में ये होता है कि आपके पास दो तरह के इन इलास्टिक की मैं बात करूंगा। एक मैं बात कर लेता हूँ मेडिसिन की, और एक मैं बात कर लेता हूँ अल्कोहल की, शराब। बेटा देखो दोनों गुड्स इन इलास्टिक हैं, दोनों नेसेसिटी भी हैं। शराब हैबिट फॉर्मिंग है, मेडिसिन नेसेसिटी है। अब बेटा बात सुनो, नेचर दोनों का इनइलास्टिक है, बट दोनों की क्वालिटीज डिफरेंट है। एक सोसाइटी के लिए अच्छा गुड है, एक सोसाइटी के लिए बुरा गुड है। मेडिसिन सोसाइटी के लिए अच्छी है और शराब सोसाइटी के लिए बुरी है। अब कहानी सुनो यहाँ पे क्या हुई। बेटा जो चीज अच्छा है, गवर्नमेंट को चाहिए उस पे प्रोवाइड कर दे सब्सिडीज। भाई मेडिसिन है ना, मेडिसिन में सब्सिडी प्रोवाइड कर दो ताकि नेसेसिटी गुड कंज्यूमर को सस्ता मिले, नेसेसिटी गुड कंज्यूमर को सस्ता मिले। लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है। तो उस पे लगा देना चाहिए गवर्नमेंट को क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट लगाएगी तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा।
और यही टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट आगे जाके दूसरी चीजों पे खर्चा करना शुरू कर दे, स्पेंडिंग करना शुरू कर दे। समझ गए बेटा बात को? क्लियर है पूरी कहानी? गुड। अच्छा, आप लोगों ने ये पेज कॉपी किया है? इसको जरा कॉपी करो, फिर फर्दर हम लोग आज पास पेपर्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से इसको कॉपी करें। शहर आपने कर लिया, सुभान आप करो जल्दी से। या सुभान एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं पहले पास पेपर्स करवा दूं, उसके बाद आप कॉपी करना, सही है? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिया था? नहीं लिया? एक सेकंड रुको। जल्दी से लो। ले लिया? ठीक है। चलो बेटा, हम लोग बढ़ रहे हैं जरा पास पेपर्स की तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बेटा आप लोगों के लिए एक फाइल प्रॉपर डिजाइन की गई है टॉपिकल पास पेपर्स के नाम से। यहाँ पे आइएगा, डिमांड एंड पीईडी के पास पेपर्स हैं ये, पेपर 2 वाले। अच्छा बेटा, एग्जामिनर से हमने एक बात पूछी थी कि सर एक बात ये बताओ, ये जो ऊपर केस गिवन होता है, क्या इस केस के साथ लिंक करना जरूरी है इकोनॉमिक्स में? एग्जामिनर ने कहा नो, इकोनॉमिक्स में जरूरी नहीं है, बिजनेस में होता है, इकोनॉमिक्स में नहीं है। फिर भी हम लोग केस को पढ़ लेते ताकि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्या लिखा हुआ है? अ नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स ऑपरेट इन पाकिस्तान। बेटा ये मई जून 2019 का क्वेश्चन है, पेपर 21। कहता है कि भाई अ नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स ऑपरेट इन पाकिस्तान, बहुत सारे बुक पब्लिशर्स हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। दीज इंक्लूड मल्टानेशनल कंपनीज, कहता है इसमें मल्टानेशनल कंपनीज भी आती हैं। दे एम्प्लॉय अ रेंज ऑफ स्पेशलिस्ट वर्कर्स, कहते हैं कि ये एक रेंज ऑफ स्पेशलिस्ट वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं। A number of these specialists estimate the price elasticity of demand for their firm's book। कहते हैं कि यार ये स्पेशलिस्ट जो है ना, ये आपकी पीईडी कैलकुलेट करते हैं। इसने हमें यहाँ पे बताया नहीं कि वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, बोला बस वो कैलकुलेट करते हैं। देयर इज अ डिबेट अबाउट वेदर सम बुक शुड बी सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। कहता है कि एक डिबेट चल रही है कि यार क्या हमें सब्सिडाइज करनी चाहिए बुक्स को गवर्नमेंट की तरफ से। तो बेटा हम लोग कर रहे हैं पार्ट 3। एनालाइज हाउ अ चेंज इन पीईडी फॉर इट्स प्रोडक्ट में बेनिफिट अ फर्म। कहता है कि अगर आपकी पीईडी चेंज हो जाती है तो वो कैसे आपकी फर्म को बेनिफिट करेगी। बेटा जहां पर वो फर्म की बात कर रहा है तो सिंपल वो क्या बात पूछ रहा है? यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर। ठीक है, वो सिंपल आपसे ये बात पूछ, वो कोई नई बात आपसे नहीं पूछ रहा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसने आपको ये भी नहीं बताया हुआ कि आपने इलास्टिक टू इन इलास्टिक जाना है या इन इलास्टिक से इलास्टिक जाना है। उसने खुला हाथ दिया, बोला जो करना है करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा मैं आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा? मैंने बताया था कि 6 मार्क के लिए 3 पॉइंट आपने देने। तो मैं पीईडी डिफाइन करके भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं फर्म का ऑब्जेक्टिव बता के भी स्टार्ट कर सकता हूँ। बट फिर मैंने उसको ये बताना है कि अगर इलास्टिक है तो मेरा कैसे रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और इन इलास्टिक है तो मेरा रेवेन्यू कैसे इंक्रीज। यहाँ पे आइएगा जरा, आंसर को देखें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा मैंने मेन एम, मेन एम ऑफ प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट।
वो कैसे हो सकता है? विच कैन आइदर बी डन बाय इंक्रीजिंग हिज टोटल रेवेन्यू और बाय डिक्रीजिंग हिज टोटल कॉस्ट। वो या तो रेवेन्यू इंक्रीज करके हो सकता है या तो कॉस्ट को कम करके हो सकता है। अब मैंने उसको ये बताया कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक, उसका मतलब क्या है कि इलास्टिक, which means that there are high substitutes available, producer can lower his price level by a small percentage, which will increase his quantity demand by a very large percentage, in return increasing his total revenue and profitability। कहता है कि भाई अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, मैंने बता दिया फिर इलास्टिक क्या होती है कि यहाँ पे सब्सिट्यूट ज्यादा होते हैं। अगर आप प्राइसेस को थोड़ा सा कम करेंगे उसकी वजह से आपकी डिमांड बहुत ज्यादा से बढ़ेगी और बेटा आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है यानी कि सब्सिट्यूट्स कम है, लो सब्सिट्यूट्स अवेलेबल, तो आपने क्या करना है, आपने प्राइस को बढ़ाना है बाय अ वेरी लार्ज परसेंटेज। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी और प्राइसेस ज्यादा से बढ़ रही है, डिमांड आपके पास थोड़े से कम हो रही है। तो इससे क्या होगा बेटा, इन इलास्टिक कहता है कि प्राइस बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो बेटा आपका रेवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। कोई मसले वाली बात बेटा? गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, यहाँ पे आइएगा। मई जून 2018 का क्वेश्चन है। इन यूके बस जर्नीज आउटसाइड लंदन हैव फॉलन बाय नियरली 40% सिंस 1980। कहता है कि जो आपकी बस जर्नीज है ना, वो 40% से फॉल हो गई हैं 1980 से लेके आज तक। दिस फॉल इन डिमांड हैज बीन लार्जली ड्यू टू राइज इन बस फेयर्स, a rise in income and changes in the price and quality of substitutes। कहता है कि यार ये डिमांड में क्यों इतना अफेक्ट आया, क्योंकि एक तो आपके बस फेयर बढ़ गए, बस की प्राइस बढ़ गई, आपकी इनकम लेवल बढ़ गई है, आपकी प्राइसेस चेंज हो गई हैं और क्वालिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आपके पास क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। ऑन सम रूट्स देयर आर मोनोपोलीज। कहता है कुछ जगहों पे आपके पास मोनोपोलीज है और इस लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी प्राइसेस ओवरऑल बढ़ सकती है। ठीक है, सी कर रहे हैं, एनालाइज हाउ पीईडी फॉर अ प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसेस द रेवेन्यू ऑफ फर्म रिसीव्स। कहता है मुझे ये बताओ कि आपके प्रोडक्ट की पीईडी कैसे आपके रेवेन्यू को इन्फ्लुएंस कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आपने पीईडी को डिफाइन कर दिया पहले, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट आप कुछ भी कर सकते हो। आपने पीईडी को डिफाइन कर दिया, आपने फॉर्मूला बता दिया, आपने बताया जी रेवेन्यू क्या होता है। अब सुनो जरा क्या लिखा हुआ है। Elastic demand is when a small percentage change in price brings a larger percentage change in quantity demand and the value of PED is greater than 1। इलास्टिक डिमांड तब होती है जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है और डिमांड में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज आता है, और पीईडी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। सिंस द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कंपटीशन इज हाई, जब आपके पास सब्स्टिट्यूट कंपटीशन हाई होगा इलास्टिक डिमांड में, तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, इफ अ प्रोड्यूसर डिक्रीजेस हिज प्राइस बाय अ स्मॉल परसेंटेज, द क्वांटिटी डिमांड विल राइज बाय अ वेरी लार्ज परसेंटेज and total revenue of producer will increase, proving there is a negative relation between price and total revenue in elastic demand। अगर आप प्राइसेस थोड़ी सी कम करेंगे आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे ये बात प्रूव होती है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड रेवेन्यू, के प्राइस थोड़ी सी कम होगी आपका रेवेन्यू कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो बेटा इससे हमें ये बात प्रूव हो गई, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड रेवेन्यू इन इलास्टिक। अब इसी को आपने इन इलास्टिक पे कन्वर्ट करना है। बेटा ये जो हाईलाइटेड रीजन है ना, इसको आप बिल्कुल ऑपोजिट कर दोगे, तो आंसर कैसे बनेगा, inelastic demand is when a large percentage change in price brings a smaller percentage change in quantity demand। ठीक है, and the value of PED is less than 1। आगे सुनो, since the availability of substitutes and competition is low in inelastic demand, if a producer increases his price level by a large percentage, the quantity demand will fall by a very small percentage and total revenue of the producer will increase, proving there is a positive relation between price and revenue in inelastic demand। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम?
वेरी गुड। चलो फर्दर आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस विच ऑपरेट इन प्राइवेट सेक्टर। बेटा ये तो बड़ा सिंपल सा है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जो आप लिखना चाहो। एक्सप्लेन व्हाट अफेक्ट मोर फर्म प्रोड्यूसिंग टायर वुड हैव ऑन पीईडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म। बेटा यहाँ पे केस सुनो क्या था। केस यहाँ पे ये था कि गाड़ी और टायर की मार्केट क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड का मतलब कि ये कौन से गुड हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कहता है कि यार जो आपकी 5 लार्जेस्ट टायर फर्म्स थी उनका मार्केट शेयर 66% है। 250 चीनी चाइनीज फर्म्स मार्केट में एंटर हुई हैं। 250 चीनी फर्म्स का मार्केट में एंटर होने के बाद जो मेजर हमारी मार्केट शेयर वाली फर्म्स थी उनका मार्केट शेयर फॉल हो गया, 50% से भी कम चला गया। लॉजिकल सी बात है बेटा, जब इतना सारा प्रोड्यूसर मार्केट में आएगा तो आपकी डिमांड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलास्टिक। आगे सुन। दिस ऑल्सो चेंज द पीईडी फॉर इंडिविजुअल फर्म्स टायर्स। सम ऑफ दीज फर्म्स आर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एंड सम आर इन द प्राइवेट सेक्टर। तो बेटा पार्ट बी कहता है कि यार मुझे ये बताओ कि जब और फर्म मार्केट में एंटर करेंगी तो उससे आपकी पीईडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी बताया बेटा, जब कंपटीशन बढ़ता है तो पीईडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलास्टिक। यहाँ पे आओ जरा। पीईडी को मैंने डिफाइन किया पहले, पीईडी की डेफिनेशन लिखी। फिर मैंने बताया कि यार क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूसर लोग मार्केट में एंटर हो रहे हैं, इससे क्या होगा, मार्केट में नंबर ऑफ सब्सिट्यूट्स बढ़ जाएंगे। और जब मार्केट में नंबर ऑफ सब्सिट्यूट्स बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, इट विल बिकम इजी फॉर कंज्यूमर्स टू शिफ्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स मेकिंग डिमांड इलास्टिक। बस सीधा सीधा यहाँ पे मुझे 4 मार्क गेन हो। कोई मसला बेटा। चलो फर्दर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अभी हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट डी की। पार्ट डी इज अ डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपने यहाँ पे टू साइडेड जाना होगा। आपने पॉजिटिव भी बताने हैं और आपने नेगेटिव भी बताना है, फॉर में भी बताना है, अगेंस्ट में भी बताना है। अब यहाँ पे देखो जरा, डिस्कस वेदर और नॉट डिमांड फॉर कार्स विल बिकम मोर प्राइस इलास्टिक इन फ्यूचर। कहता है मुझे ये बताओ कि यार डिमांड फॉर कार क्या प्राइस इलास्टिक हो जाएगी फ्यूचर में जाके। तो बेटा आपने बताना है कि वो क्यों इलास्टिक होगी, और फिर आपने बताना है कि वो क्यों इलास्टिक नहीं होगी, यानी कि आपने फॉर और अगेंस्ट दोनों में बात करनी है। तो बेटा जनरल पॉइंटर्स हैं। पहला तो सिंपल सा यही है ना कि अगर आपके पास मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, ओवरऑल जब कंपटीशन बढ़ेगा तो बेटा आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि बेटा पी कार जो है वो लग्जरी गुड है, जब वो लग्जरी गुड है तो फिर उसकी वजह से हमारी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं कि क्यों इलास्टिक नहीं होगी, तो बेटा आप बोलोगे यार हो सकता है कि लोग हैबिचुअल हो अपनी गाड़ी में ट्रेवल करने पे, तो डिमांड इलास्टिक रहेगी। लोग अगर अपने कंफर्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो गाड़ी इलास्टिक रहेगी। ओवरऑल देखा जाए तो कार इज यूज फॉर ट्रैवलिंग। अब वो तो जितनी महंगी आप गाड़ी लेते रहोगे उतना लग्जरी होता रहेगा, बट ओवरऑल कार इज यूज फॉर ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी का यूज करना इनइलास्टिक होता है मुझे। सही है, तो अब यहाँ पे जरा आंसर देखो। पहले मैंने क्या बताया कि क्या पता आपके पास मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स आ जाए, इन फ्यूचर में भी अदर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग buses and trains. This increase in competition might turn demand of cars to an elastic demand. इस कंपटीशन के बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाए। फिर मैंने लिखा हुआ है कि यार सिंस कार्स आर एक्सपेंसिव, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बेटा अपने पास लग्जरी। ठीक है, कैसे होते हैं, लग्जरी गुड होते हैं, और हर बंदा इनको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से मतलब क्या है कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आपका ज्यादा जा रहा है। जब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आपका ज्यादा जा रहा है तो बेटा आपके पास इनकम के ज्यादा पैसे वहां पे लग रहे हैं, ज्यादा इनकम आपकी यूज हो रही है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक डिमांड। ज्यादा इनकम लेवल आपकी यूज हो रही है, ठीक है, लग्जरी गुड है। फिर मैंने कहा कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। बेटा ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, ट्रेडिंग की तरफ, वर्ल्ड ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है पागलों की तरह। तो बेटा कार मैन्युफैक्चरर भी तो आएंगे ना मार्केट, जिसकी वजह से और कंपटीशन बढ़ेगा और डिमांड आपकी इलास्टिक हो जाएगी। हाउएवर, यूटर्न मारा, ड्रॉबैक लिखा, हाउएवर कार क्या है, कार एक नेसेसिटी गुड है। देखो इटसेल्फ गाड़ी तो ट्रैवलिंग के यूज होती है, तो फिर गाड़ी इटसेल्फ इज अ नेसेसिटी गुड।
उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यार गाड़ी, अब जाहिर है मैं जितना महंगा जाता रहूंगा, जितना एक्सपेंसिव कार की तरफ जाता रहूंगा, उतना लग्जरी होता रहूंगा, उतनी डिमांड इलास्टिक होती रहेगी। बट बेटा सस्ती गाड़ियां भी तो अवेलेबल है ना, और उनकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक। फिर लिखा हुआ है सम कंज्यूमर्स मे नाउ बी हैबिचुअल ऑफ ट्रेवलिंग इन देयर पर्सनल कार इंस्टेड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड दे मे बी रिलक्टेंट नॉट टू ओन अ कार। कहते हैं कि भाई हो सकता है कि कुछ कंज्यूमर अपनी पर्सनल कार में ट्रैवल करना पसंद करते हो, गवर्नमेंट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना उनको मजा नहीं आता, उनको जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो बेटा जब हैबिट फॉर्मिंग यहाँ पे आ जाता है मामला, तो डिमांड वापस से क्या हो गई, इनलास्टिक हो गई। लास्ट बात क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये तो सॉरी मैंने अलग पॉइंट बता दिया हैबिचुअल हो गया अपना। मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया आपको कि वो भाई अपना कंफर्ट देख रहे हैं, तो जब वो अपना कंफर्ट देखेंगे, अब इस तरह देखिएगा कि भाई जैसे कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी तो ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है ना, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बेटा वो कंफर्टेबल नहीं होती। जब वो कंफर्टेबल नहीं होती तो एज सच कंफर्ट आपको नहीं मिलता लॉन्ग रूट्स पे खास तौर पे। तो कंज्यूमर क्या बोलेगा, अपनी कंफर्ट को फुलफिल करने के लिए बोलेगा कि भाई मैं अपनी गाड़ी यूज करूंगा, मैं गाड़ी की तरफ जाऊंगा, तो बेटा गाड़ी की डिमांड हो गई इन रास्ते। समझे? तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीजों को अपने आंसर में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है?